नमस्कार, रात के 10 बज चुके हैं और IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं दीपक मिश्रा। बात करेंगे अब तक की प्रमुख खबरों की। लेकिन मोदी सरकार में शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्रालय की अब जिम्मेदारी संभालेंगे। पीएम मोदी ने उन्हें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के साथ साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय की भी जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को संचार मंत्रालय की कमान दी गई है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में उनके पास सिविल एविएशन मंत्रालय था। वहीं सिंधिया इसके साथ साथ अब पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास का मंत्रालय भी संभालेंगे। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं मोदी सरकार के दूसरे काल में भी उनके पास इसी मंत्रालय की बागडोर थी। केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके को जनजातीय मामलों के मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलते ही शिवराज सिंह चौहान एक्शन में आ गए। उन्होंने दोनों ही विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाई। शिवराज सिंह चौहान मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मंत्री रहे नरेंद्र सिंह तोमर वाली भूमिका में आ गए हैं। नरेंद्र सिंह तोमर के पास भी कृषि मंत्रालय के साथ ही पंचायत विकास की जिम्मेदारी थी। अब ये दोनों ही विभाग शिवराज सिंह चौहान संभालेंगे। ये लगातार दूसरी बार है जब मध्य प्रदेश से केंद्र में मंत्री को कृषि विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, कृषि मंत्रालय दिया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से सांसद तोखन साहू को मोदी मंत्रिमंडल में शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल खट्टर के पास यह मंत्रालय है। राज्य मंत्री तोखन साहू इस मंत्रालय से जुड़े कामकाज में मनोहर लाल खट्टर की सहायता करेंगे। मोदी सरकार के विभागों का बंटवारा सोमवार शाम 6:30 बजे किया गया। केंद्र में राज्य मंत्री बनने वाले तोखन साहू छत्तीसगढ़ से 7वें सांसद हैं। वो पहली बार ही लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बने हैं। तोखन साहू बेहद साधारण किसान परिवार से आते हैं। 2013 में पहली बार लोरमी विधानसभा सीट से विधायक निर्वाचित हुए थे। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में तोखन साहू ने कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव को लगभग 1,64,000 से भी अधिक वोटों से हराया था। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ से एकमात्र सांसद जिसे कैबिनेट में जगह मिली है वो है तोखन साहू। और सबसे खास बात यह है, साहू समाज के लीडर के तौर पर तोखन साहू को जाना जाता है। तोखन साहू जिन्हें मंत्रियों के विभागों का बंटवारा जब हुआ तो शहरी विकास का राज्य मंत्री बनाया गया है। अब देखिए, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय संभालेंगे, अमित शाह गृह मंत्रालय, नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्रालय और जेपी नड्डा को जरूर पार्टी की कमान से हटाए, यानी जो अध्यक्ष थे उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है। इधर एमपी से शिवराज सिंह चौहान कृषि एवं पंचायत मंत्रालय देखेंगे। निर्मला सीतारमण पहले की तरह वित्त मंत्रालय देखेंगी। इधर एस जयशंकर विदेश मंत्रालय, जो पहले भी ये जिम्मेदारी संभाल रहे थे। वहीं मनोहर लाल खट्टर, ये एक नया चेहरा, पूर्व सीएम हरियाणा के, जो ऊर्जा मंत्री बनाए गए हैं। शहरी विकास मंत्रालय भी देखेंगे। इधर कुछ और चेहरों पर नजर डालिए जल्दी से। HD कुमारस्वामी भावी एवं उद्योग मंत्रालय संभालेंगे, कर्नाटक से आते हैं, बड़ा चेहरा है। धर्मेंद्र प्रधान जो अब शिक्षा मंत्रालय देखेंगे। मोदी के पहले टेन्योर में ये पेट्रोलियम मंत्री थे। पीयूष गोयल जो अलग अलग विभाग संभाल चुके हैं, अब वाणिज्य मंत्रालय देखेंगे। जीतन राम मांझी हम पार्टी के इकलौते सांसद, MSME मंत्रालय देखेंगे। राजीव रंजन सिंह पंचायती राज, राम मोहन नायडू नागरिक उड्डयन मंत्री जो पहले सिंधिया के पास था वो अब इन्हें दे दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया से एविएशन मिनिस्ट्री का प्रभार लेकर अब उन्हें टेलीकॉम मंत्रालय दिया गया है। टेलीकॉम मंत्री के तौर पर अब जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं हरदीप पुरी पेट्रोलियम मंत्रालय देखेंगे। कुछ और चेहरों पर नजर डालिए। पहले की तरह पर्यावरण विभाग देखेंगे भूपेंद्र यादव। किरण रिजिजू जो अब संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे। संसद में इनकी एक बड़ी भूमिका होगी फ्लोर मैनेजमेंट में। गजेंद्र शेखावत राजस्थान का बड़ा चेहरा बीजेपी से संस्कृति पर्यटन मंत्री बनाए गए हैं। अन्नपूर्णा देवी जो महिला एवं बाल विकास मंत्री बनाई गई हैं, बीजेपी का बड़ा चेहरा है झारखंड से। सर्बानंद सोनोवाल जहाज रानी मंत्री, ये मंत्रालय देखेंगे। चिराग पासवान नया चेहरा, नई ऊर्जा से भरपूर, रामविलास पासवान के बेटे जो अब खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय देखेंगे। इधर मनसुख मंडाविया जो पहले स्वास्थ्य विभाग देखते थे लेकिन अब श्रम मंत्रालय देखेंगे। और गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्रालय देखेंगे।
तो ये कुछ खास चेहरे, वो नाम आपको बताए हैं मोदी कैबिनेट के, जो अब इन मंत्रालयों को संभालेंगे। इधर बलौदाबाजार में सोमवार को उग्र प्रदर्शन हुआ। सतनामी समुदाय ने लोगों ने यहां पर कलेक्टोरेट पहुंचकर खड़ी गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की और आग लगा दी। करीब 300 गाड़ियां जलकर इस दौरान राख हो गई। साथ ही पुलिस और प्रदर्शनकारियों की इस दौरान झड़प भी हुई, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। दरअसल 15 मई की देर रात गिरौदपुरी में किसी ने जैतखाम को नुकसान पहुंचाया था। इसके विरोध में सतनामी समाज के लोग कई दिन से प्रदर्शन कर रहे थे, नाराज थे। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। साथ ही डिप्टी सीएम और प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा पहले ही न्यायिक जांच के निर्देश दे चुके हैं। हालांकि समाज के लोगों का आरोप है कि पकड़े गए लोग असली आरोपी नहीं हैं। दशहरा मैदान में सोमवार को शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था और दोपहर के बाद अचानक से प्रदर्शन उग्र हो गया। इस घटना के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने बैठक लेकर माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन तेजी से हालात को नियंत्रण करने में जुट गई है। इधर सीएम ने सभी से सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी लोगों से शांतिपूर्ण अपनी बात रखने की अपील की है। बलौदाबाजार में हालात पूरी तरह इस वक्त नियंत्रण में है, लेकिन एहतियातन पुलिस ने क्षेत्र में अतिरिक्त बल तैनात किया है और उपद्रवियों पर भी पुलिस खास पैनी नजर बनाए हुए है। सतनामी समाज के द्वारा एक जो है वो आंदोलन का आह्वान किया गया था और शांतिपूर्वक की बात की गई थी, लेकिन उनके सभी लोगों ने उग्र होकर के पुलिस के ऊपर भी पथराव किया और बैरिकेड्स को तोड़ करके कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर घुसे और इसके बाद इन्होंने पथराव किया और काफ़ी क्षतिग्रस्त किया और आगजनी गाड़ियों में आग लगा दी है। सभी जनों से आग्रह करता हूं शांति बनाए रखें। समाज का यह मसला नहीं हो सकता, इसलिए समाज का कोई विषय नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने गड़बड़ी की है उन पर सख्त कार्रवाई होगी ही होगी, निसंदेह जांच की जाएगी। मतलब ये तो बड़ी घटना है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जो गुनहगार है सब पर कार्रवाई होना है। जो प्रदर्शनकारी थे उनके नेताओं ने आश्वासन दिया था कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जाएगा जिससे लोक संपत्ति को और लोक शांति को हानि हो, लेकिन वो हुआ है। इसके लिए वो सब उत्तरदायी हैं और हर एक बिंदु पे कार्रवाई की जाएगी और कठोर कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्री माननीय विजय शर्मा जी के द्वारा न्यायिक जांच के घोषणा कर दी गई, तो न्यायिक जांच हुई, बढ़िया जो हमारे जो जांच हुई और बहुत ही अच्छा करके जांच करके मैं दोषी ला पकड़े जाइए। अगर कोई संलिप्त हुई तो ला पकड़े जाइए। आप विश्वास रखो और बारंबार अपील है आप सबसे कि शांति व्यवस्था बनाओ। भाई बहन सबसे निवेदन करत हम हाँ, किसी के भी शासकीय संपत्ति या काकरो घर के संपत्ति नुकसान नहीं पहुंचावा। ये हमारे सतनामी समाज के लड़ाई है, वो आप मन एकजुट होकर लड़ा था, वो आप मन न्याय मिल ही। इधर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी और मिनी मुंबई इंदौर नशे का हब बनता जा रहा है। एक हाई प्रोफाइल रेव पार्टी में पुलिस के पड़े छापे में बड़ी मात्रा में नशे के सामान जब्त हुए और 100 से ज्यादा युवक युवतियां पकड़े गए हैं। देखिए रिपोर्ट। पुलिस को देखकर भागती ये भीड़ शहर के रईसजादों की है, जिसने फार्म हाउस में हाई प्रोफाइल रेव पार्टी का आयोजन किया था। पार्टी में शराब, गांजे से लेकर ड्रग्स की सप्लाई भी हो रही थी। पुलिस जब यहां पहुंची तो वो खुद भी हैरत में पड़ गई। इंदौर में पुलिस ने 9 से 10 जून की दरमियानी रात हाई प्रोफाइल रेव पार्टी पर छापा मारा। पार्टी में युवा खुलकर शराब, गांजे और ड्रग्स ले रहे थे। रेव पार्टी राला मंडल क्षेत्र के फार्म हाउस में चल रही थी। आयोजकों ने पार्टी में जयपुर से पोल डांसर भी बुलाए थे। पुलिस ने इस दौरान करीब 100 लड़के लड़कियों को पकड़ लिया, जबकि कुछ युवा दीवार फांदकर भागने में कामयाब रहे। पुलिस को मौके से करीब 4 किलो गांजा और बड़ी मात्रा में शराब और ड्रग्स भी मिले हैं। बताया जा रहा है कि एसीपी खुद सिविल ड्रेस में टोकन लेकर अंदर दाखिल हुए थे। चूंकि पुलिस सादे कपड़ों में थी तो किसी को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे ही पुलिस ने दबिश शुरू की वैसे ही भगदड़ मच गई। लड़के और लड़कियां इधर उधर भागने लगी। दूसरी तरफ पुलिस ने भी उन्हें घेरने का पूरा इंतजाम कर रखा था। पुलिस की टीम उन्हें घेर कर बाहर ले आई। ये कार्रवाई पुलिस ने नया सवेरा नई शुरुआत अभियान के तहत की है।
युवतियाँ जो नशे के आदी होते हैं, इन लोगों ने एक अल्टरनेटिव अपना पार्टी का इंतज़ाम ढूंढा है, जिसमें हितेश सिंघानी, कशिश वाधवानी और सोनू, इस टाइप के लोग, इस टाइप के जो रूटीन पार्टी एंजॉयमेंट करने वाले कस्टमर्स होते हैं, इनकी लाइजनिंग करते हैं, इनको इकट्ठा करते हैं और इस टाइप के फार्म हाउस पर पार्टी करवाते हैं। इंदौर में पुलिस ने रेव पार्टी पर छापेमार कार्रवाई की। इधर बाईपास पर गांजे की डिलीवरी देने आए 3 तस्करों को भी इंदौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक और खबर मुरैना भिंड से आई, जहां गांजा की तस्करी करते 3 लोगों को पकड़ा गया। आरोपियों से 82 किलो गांजा जब्त किया गया, जिसकी कीमत 30 लाख रुपए आंकी जा रही है। रेव पार्टी में कई नाबालिग भी शामिल थे, जो आधी रात को शराब और गांजे के नशे में धुत नजर आए। जिन आंखों में भविष्य के सपने होने चाहिए, उनमें नशे के गहरे छाप दिखाई दे रहे हैं। शहरों की चकाचौंध रोशनी में युवाओं के सपने धूमिल हो रहे हैं, जिसने हर माँ बाप के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। बस्तर जिले के धुरा गांव में प्राइवेट कंपनी द्वारा महुआ शराब फैक्ट्री खोले जाने का विरोध ग्रामीणों ने किया। पर्यावरण मानकों को लेकर ब्लॉक मुख्यालय लोहंडीगुड़ा में सोमवार को लोक सुनवाई का आयोजन किया गया, जहां ग्रामीणों ने प्राइवेट कंपनी का विरोध करते हुए महुआ शराब फैक्ट्री को लेकर अपनी असहमति जताई। आपको बता दें, पिछले वर्ष अगस्त महीने में आयोजित ग्राम सभा में ग्रामीणों ने शराब फैक्ट्री को लेकर सहमति दी थी, लेकिन अब ग्रामीणों का कहना है कि शराब फैक्ट्री सरकार द्वारा संचालित होगी। इस जानकारी के आधार पर ग्राम सभा में सहमति दी गई थी, लेकिन निजी कंपनी के फैक्ट्री खोलने की जानकारी मिलने पर अब ग्रामीणों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। हम लोग का कहना क्या है कि हम मांग अभी ये उद्योग विभाग को नहीं देंगे हम लोग जमीन, और हम लोग जो पहले हम मांग रखे थे शासन से, अपना जो जमीन जो टाटा सम इधर उधर सभी जनता का हो गया है, वो जमीन के लिए हम लोग बोले थे सरकार को, लेकिन सरकार आज तक कुछ नहीं किया। लोहंडीगुड़ा में धोरा गांव में जो बॉटलिंग प्लांट खोलना है, उसके संबंध में प्रोजेक्ट जो मैनेजर है वो उसको किस प्रकार से निराकरण करेगा, इस संबंध में ही गांव वालों को बताया जाता है। तो आज लोक सुनवाई हुई है, गांव वाले जरूर बोले हैं कि हम नहीं खुलने देंगे करके। उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। यहां 10 जुलाई को मतदान और 13 जुलाई को काउंटिंग होगी। तारीख का ऐलान होते ही आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता केवल अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में लागू रहेगी। कांग्रेस विधायक कमलेश शाह के इस्तीफे के बाद अमरवाड़ा सीट खाली हुई थी। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के बीच कमलेश शाह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। साथ ही उन्होंने अपनी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा भी दे दिया था, जिसके बाद से ये सीट खाली हो गई थी। दिया है तो आज से ही निर्वाचन की घोषणा के बाद आदर्श आचरण संहिता अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में लागू हो गई, क्योंकि छिंदवाड़ा जिले में छिंदवाड़ा एक नगर निगम उपलब्ध है। तो भारत निर्वाचन आयोग का नियम है कि अगर किसी जिले में नगर निगम है तो वहां पर आदर्श आचरण संहिता केवल उसी असेंबली सेगमेंट में होगी जहां पर चुनाव है। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। भारतीय जनता पार्टी हर समय, हमारे कार्यकर्ता पार्टी के लिए समर्पित हैं और चुनावी मोड में रहते हैं। कांग्रेस अपनी पूरी तैयारी के साथ है। वो कांग्रेस का परंपरागत क्षेत्र रहा है। हमने भी हाल ही में 4 महीने पहले विधानसभा का चुनाव लड़ा था, बड़े मार्जिन से हम चुनाव जीते थे। अभी हमने लोकसभा का चुनाव लड़ा है। तो इस चुनाव को वो कांग्रेस का परंपरागत क्षेत्र है, कमलनाथ जी का क्षेत्र है, और हम उस चुनाव को जीतेंगे। लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। अब कांग्रेस चिंतन शिविर कर रही है। चिंतन माध्यम से चुनाव में आखिर इतनी बड़ी हार कैसे हुई, इस पर चर्चा कर रही है, खासकर उन 10 सीटों पर जो दलितों आदिवासियों के लिए आरक्षित थी। इसी सिलसिले में कांग्रेस पार्टी की तरफ से मंथन किया गया। नहीं, देखिए, आज की बैठक का एजेंडा तो क्लियर कट ये था कि ST-SC के लोगों के ऊपर ये सब जो अत्याचार और अन्याय जो हो रहा है, जुल्म हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है, उससे संबंधित कमेटी की जो कमेटी का गठन किया तो उसकी बैठक थी। खुरई विधानसभा में जो 3 जो हत्याएं हो गई है, उसमें भी हम लोग जो जा रहे हैं, तो उससे संबंधित बैठक थी। बीजेपी की सरकार जब जब बनती है तब कमज़ोर वर्गों के ऊपर अत्याचार होना शुरू हो जाते हैं, तो उनसे कैसे निपटेंगे हम लोग। तो उसका एक प्रोग्राम बनाया था और हम लोग जगह जगह जा कर के उनकी कमज़ोर वर्ग के लोगों की हम लोग सहायता करेंगे। विधानसभा के अंदर तो इनका हम बहुत ज़बरदस्त आंदोलन खड़ा करेंगे। विधानसभा होती किस लिए है?
तो ये अहम सवाल है कांग्रेस पार्टी के लिए मध्य प्रदेश में। आखिर अब भविष्य में पार्टी किस तरह लड़ेगी, किस तरह रणनीति बनाएगी। खासतौर पर जीतू पटवारी जो प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाल रहा है, आज उन्होंने पीसीसी दफ्तर में सभी से इस मसले पर चर्चा की। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।